थी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मेधावी छात्र सम्मान में सीएम धामी ने छात्रों को दिए कामयाबी के मंत्र, कहा चुनौती के आगे धैर्य नहीं खोना। नैनीताल पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, मां नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्यपाल ने गुरुद्वारे में भी टेका मत्था। मंदिर प्रबंधन ने चुनरी व तस्वीर देकर किया स्वागत। रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा में बड़ी अव्यवस्था। सोनप्रयाग में शटल सेवा पर मचा हड़कंप। श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसे हालात। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी। देहरादून में श्रमिक आंदोलन के बीच प्रशासन अलर्ट। सेलाकुई, सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में धारा 163 लागू। शराब पीकर 112 पर दी हरिद्वार को बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। और चारधाम में यात्रियों को लूट रहे ठग। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर सबसे ज्यादा शिकायतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं पर्यावरणीय रूप से तो देखी जाती हैं, लेकिन इसका बड़ा असर जंगलों में रहने वाले वाइल्ड लाइफ पर भी पड़ता है। बड़ी बात यह है कि इतने सालों में अब तक इस पर कोई खास अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन विभाग यह मानता है कि जंगलों की आग वन्य जीवों के लिए फायर सीजन में बड़ी समस्या बनती है। फॉरेस्ट फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग प्रभावित वनों का आंकड़ा जारी करता है और आग की घटनाओं का भी ब्यौरा देता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों में कभी जंगलों की आग के कारण वन्य जीवों को होने वाले नुकसान का कोई आकलन सार्वजनिक नहीं किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य हमेशा से अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन चारों ओर से घिरे पहाड़ वनों के बीच बसे राज्य उत्तराखंड में बसने वाले लोगों को समय समय पर अनेकों दैविक व भौगोलिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं बात करें वर्तमान समय की, तो इन दिनों प्रदेश में सबसे बड़ी परेशानी लगातार वनाग्नि और वन्य जीवों के हमलों की बनी हुई नजर आ रही है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी जनपद में बढ़ती जंगल की आग की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते जिले के विभिन्न इलाकों में वनाग्नि की घटनाएं सामने आ रही है। हालांकि वन विभाग की ओर से सूचना मिलते ही आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिशा समिति की बैठक संपन्न होने के बाद जब सांसद अनिल बलूनी पौड़ी से कोटद्वार लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें जंगलों में भीषण आग लगी दिखाई दी। इसी पर उन्होंने तुरंत ही वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर आग पर शीघ्र नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। तो वहीं अपनी ही सरकार में वन संपदा के हो रहे भारी नुकसान के चलते अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। सांसद साहब के वायरल वीडियो पर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोलते हुए इसे धामी सरकार की नाकामी बताया है। साथ ही वनाग्नि और वन्य जीवों के बढ़ते हमलों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। आज उनका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था, तो उनके मेमोरेंडम में मुख्यतया फॉरेस्ट फायर, फ्लड प्रोटेक्शन और स्मार्ट मीटर को लेके इश्यूज रेज किए गए थे। तो जो फॉरेस्ट फायर का इशू है वो हम समस्त जो प्रभागीय वनाधिकारी हैं उनको कार्य योजना के अनुरूप काम करने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। देखिए, सरकार के दावों की पोल तो स्वयं सरकार के मंत्री खोल रहे हैं। ये वनाग्नि इस प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। हर वर्ष ये एक परंपरा से चली आ रही है कि जब भी गर्मियां शुरू होती हैं तो यहाँ के जंगल जो है धधक उठते हैं। और पिछले वर्ष भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से वनाग्नि ने विकराल रूप धारण करा, लोग हताहत भी हुए। और जब जांच हुई तो पता चला कि जो पैसा वनों के सुरक्षा के उपकरणों को खरीदने के लिए लगाना चाहिए, उससे वन मंत्रियों द्वारा या वन अधिकारियों द्वारा अपने लिए अपना लैपटॉप और मोबाइल खरीदे गए। चाहती हूँ, कहाँ कहाँ की आग बुझाएंगे आप? जंगलों की आग बुझाएंगे या अपने दल में जो भीतर घात हो रही है आपके साथ वो आग बुझाएंगे? क्योंकि सुनने में तो ये भी आया कि आपकी मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। जो दिशा की मीटिंग लेने के लिए आप गोपेश्वर पहुंचे थे, वहां 2 विधायकों समेत आपके जिला अध्यक्षों ने आपको घास नहीं डाली। तो एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है आप ही के खिलाफ, क्योंकि अब आपकी पार्टी सिद्धहस्त हो गई है विपक्षी दलों के लिए चक्रव्यूह रचने में और कूटनीतिक षड्यंत्र करने में। तो अब विपक्षियों पर आजमाते आजमाते वो अपनों पर भी आजमाने लगी है। इसलिए आपको
न सिर्फ जंगलों की आग से सचेत रहने की जरूरत है, बल्कि अपने दल के भीतर घातियों से भी सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, लगातार हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर एक्शन ले रही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिरूल वगैरह की जितनी लकड़ियाँ होती हैं, उसको सरकार खुद खरीद रही है। जिस प्रकार से जितना हो सकता है, उसका प्रयास सरकार कर रही है कि में जिस प्रकार से आग लगे। अभी आप देख रहे हैं गर्मियाँ कितनी चरम सीमा पर हैं अपनी, लेकिन उन सब चीज़ों को देखते हुए लोगों को आह्वान भी कर रही है हमारी सरकार कि कहीं पर भी कोई आग जैसी चीजें न जलाकर फेंकी जाए। प्रदेश में लगातार बढ़ते तापमान के चलते प्रदेश की संपदा धू कर जल रही है। भीषण वनाग्नि का दृश्य देखा जा रहा है। आग ने विकराल रूप धारण करते हुए जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई स्थानों पर आग सड़क तक पहुंच गई है, जिससे जनजीवन और पर्यावरण दोनों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। धामी सरकार का कहना है कि उत्तराखंड की वन संपदा हमारी अमूल्य धरोहर है। वन केवल हमारी प्राकृतिक पहचान ही नहीं, बल्कि पहाड़ के जीवन, जल स्रोतों, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आधार भी है। इस प्रकार की घटनाएं अत्यंत चिंताजनक हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तत्काल वन विभाग के अधिकारियों से फोन कर आवश्यक कार्रवाई एवं त्वरित नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन से भी समन्वय बनाकर राहत एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा है। अब अनेक क्षेत्रों के अंतर्गत जिन स्थानों पर आग लगने की सूचना मिल रही है, वहां उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा रही है। इसके लिए फायर वॉचर भी नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि हर साल सरकार विभाग वन्यजीव वनाग्नि को बचाने के दावे करता है, लेकिन ये दावे ऐसे वक्त पर हवाबाजी साबित हो रहे हैं, जिससे हर साल करोड़ों की वन संपदा सहित वन्य जीव इसकी भीड़ चढ़ जाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी दांडी चौक स्थित एक होटल में पर्वत आपको बता दें परिवर्तकों भव विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। कार्यक्रम में सत्ता का हलवा सब में बटेगा विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं। गोष्ठी में वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि 25 वर्ष पूरे कर चुके उत्तराखंड में अब तक सत्ताधारी दलों ने जनता को केवल निराश किया है और प्रदेश में आज भी बुनियादी सुविधाओं की कमी नजर आ रही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र विकास की राह देख रहा है। मुख्य वक्ता दिगंबर नेगी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बैठक में राज्य के विकास, जन सरोकार और सत्ता में समान भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। ये हलवा है, ये सत्ता का हलवा, मतलब ये कि अकेले नहीं खाना है। ये पूरे सत्ता में बैठे हुए लोगों को तो खैर मिर्ची लगेगी क्योंकि ये मीठा है, लेकिन उनको आज इससे बहुत मिर्ची लगेगी, है ना, क्योंकि हम ये परिवर्तक को भवा का कार्यक्रम जो है भव्य रूप से करने वाले हैं और सत्ता को पलटने वाले हैं। हम सत्ता बिल्कुल ऐसी भ्रष्टाचार सत्ता हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, चाहे हमें कुछ भी हो जाए। हम भी पहाड़ की नारी हैं, हम भी बहुत दर्द से गुजर रही हैं। परिवर्तकों भवा समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए, समाज को संगठित करके उनको बदलाव लाने के लिए ये गोष्ठी का आज आयोजन किया गया है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है और ये आज आम आदमी की पीड़ा है कि जिस उद्देश्य के साथ ये राज्य बनाया गया था उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में हम सफल नहीं रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जिला योजना की बैठक ली है। बैठक में जनपद की विकास की योजनाओं, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पेयजल और पर्यटन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। साथ ही लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने पर जोर दिया गया। और 74 करोड़ रुपए का फिर आज हम पास करने वाले हैं। और बड़ी बात यह है कि जो हमारे आपदा के काम हैं, जो हमारे जिला स्तरीय काम हैं और जो हमारे क्षेत्र की डिमांड है, उन पे पूरी चर्चा करके आज उनको हम पास करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरा द्वारहाट में कार्यक्रम है इंजीनियरिंग कॉलेज में। कल मैं पूरा रानीखेत क्षेत्र में रह रहा हूँ, चौखटिया तक भी मुझे जाना है। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे सरकार के द्वारा सभी जिलों में आजकल जिला योजना की बैठकें हो रही हैं।
उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महिपाल सिंह पुंडीर ने कहा कि एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक के लगभग 14 से 15 कर्नल स्तर के सेवानिवृत्त सेना अधिकारी और भारी संख्या में पूर्व सैनिक यूकेडी के संपर्क में आए और दल से लगातार जुड़ रहे हैं। पुंडीर ने कहा कि पारंपरिक रूप से सेना के अधिकारी राजनीति में आने से कतराते थे, लेकिन उत्तराखंड की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अब वे प्रदेश के नवनिर्माण के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए, पूर्व सैनिक जो हैं उत्तराखंड में बहुत बड़ी इनकी संख्या है और अगर ये सब जुड़ जाएं, एक मुट्ठ हो जाएं, तो हम पूरा जो वोट है वो स्विंग कर सकते हैं उत्तराखंड में अपने फेवर में, यानी उत्तराखंड क्रांति दल के फेवर में। और मुझे लगता है कि लोगों को अब खास तौर से जो पूर्व सैनिक है उनको लगता है कि कुछ एक डिसिप्लिन होना चाहिए राज्य में, कुछ एक एकता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूं और मेरी अध्यक्षता के दौरान आपने देखा होगा तकरीबन 14-15 कर्नल साहब, जो कि आपने पहले भी देखा होगा कि आर्मी ऑफिसर्स जो है राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन आज की डेट पर इतने लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए, जब से हमने उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था 25 जुलाई 1979 को, तब के मुद्दे आज लगातार वही मुद्दे जीवित है। जल, जंगल, जमीन, पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ के अंदर पहाड़ जैसा जीवन, बेरोजगारी और जिस तरह से पहाड़ खाली हो रहा है, ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं। और मुझे फक्र है इस बात का कि तमाम हमारे जितने भी साथियों ने उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन की है, उनको भी वही पीड़ा है जो उत्तराखंड क्रांति दल की पीड़ा है। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम ने भारतीय महिला आपको बता दें टीम की स्टार क्रिकेटर एकता बिष्ट को स्वच्छता मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि हल्द्वानी शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने को स्वच्छता मुहिम चलाना जरूरी है, इसलिए मातृशक्ति पर फोकस करते हुए स्टार क्रिकेटर एकता बिष्ट को नगर निगम के मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर लोगों को स्वच्छता संदेश दिया जाएगा। मेयर ने कहा कि स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी के नारे के साथ हम पूरे देश में हल्द्वानी शहर को स्वच्छता की रैंकिंग में ऊपर पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 15 अप्रैल से स्वच्छता अभियान हल्द्वानी नगर में चल रहा है। इस बीच हमारे अल्मोड़ी की बेटी और विश्व की पहली ऐसी क्रिकेटर जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है, ऐसी विश्वविख्यात क्रिकेटर को हमने अपने हल्द्वानी शहर की स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वो हमारे बीच में 2 घंटे रही भी हल्द्वानी में, और युवाओं में, युवतियों में, जो बेटियां आई थी हमारे स्कूल की महिलाओं में बड़ा उत्साह उस दिन देखने को मिला। इस नाते हमने उनका सम्मान भी किया और उन्होंने इस शहर को प्रेरणा भी दी कि स्वच्छता अभियान चलाकर आप सब लोग स्वच्छ रहेंगे। तो जो हमारा टैगलाइन है, जो हमारी कि साहब स्वच्छ हल्द्वानी स्वस्थ हल्द्वानी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल में ग्रीष्मकालीन प्रवास पर पहुंचे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार सुबह मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारे में मत्था टेका है। मां नैना देवी मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति ने राज्यपाल का माता की चुनरी और मां नैना देवी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने मां नैना देवी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की तथा भगवान शिव का जलाभिषेक भी किया। मीडिया से बातचीत में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर आकर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान है, जो लोगों को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अत्यंत सौभाग्य का दिन है, खुशी का दिन है कि आज मुझे नैनीताल के अंदर में नैना देवी माता के दर्शन करने का मौका मिला। मैं जब भी नैना देवी मंदिर में आता हूं तो एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है, एक अलग ही आशीर्वाद मिलता है और आत्मा के स्तर पर एक बहुत आनंद आता है। और गुरुद्वारा साहब में मैं खड़ा हूँ। नैनीताल साहब का गुरुद्वारा अपने आप में बहुत सुंदर है, झील के पास में है और यहाँ आकर एक वाहेगुरु का आशीर्वाद मिलता है। एक गुरु गोविंद सिंह जी की एक साहस, शौर्य, पराक्रम का एक भावना दिखाई मिलती है और मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों स्थान पर आकर मेरी आत्मा एकदम रिचार्ज हो जाती है। आपने एक सुंदर प्रश्न किया है
कि विश्व के अंदर में जो चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से किस प्रकार करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज का भारत अलग भारत है, नया भारत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ी अव्यवस्था सामने आई है। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग में गौरीकुंड जाने वाली शटल सेवा पूरी तरह से चरमराती नजर आ रही है। हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ जैसे दृश्य देखने को मिले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शटल वाहनों में बैठने के लिए यात्रियों के बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी मची रही। कई महिला और बुजुर्ग श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर वाहनों की छतों पर चढ़ते दिखाई दिए। श्रद्धालुओं का आरोप है कि लाइन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भीड़ नियंत्रण करने में नाकामयाब साबित हो रहा है। आरोप यह भी है कि 250 से ज्यादा शटल वाहन उपलब्ध होने के बावजूद यात्रियों को जबरन पैदल भेजा जा रहा है, जबकि हजारों लोग घंटों वाहन के इंतजार में खड़े रहने को मजबूर हैं। अवगत होंगे कि जब से हमारे श्री धामों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं तो भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और इस बार भी श्री केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जो कि विगत वर्षों के भांति इस बार बढ़ी हुई संख्या आ रही है। मेरे द्वारा पूरी यात्रा मार्ग का ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक का भ्रमण किया गया। फिर आज सवेरे केदारनाथ धाम का भ्रमण किया गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली गई। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब अगली अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में स्वास्थ्य कैंप लगाए गए हैं, जिसमें जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु चार धाम यात्रा करने के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ दर्शन करने उत्तराखंड आ रहे हैं, उन तीर्थ श्रद्धालुओं का ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। हालांकि बुजुर्ग तीर्थ यात्री श्रद्धालुओं के लिए विशेष तौर पर इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य चेकअप करके यहां से रवाना किया जा रहा है। डॉक्टर का मानना है कि बुजुर्ग और तीर्थ श्रद्धालुओं में सांस लेने, हाई बीपी, शुगर और हार्ट जैसी समस्या सामने आती है, जिसके लिए उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट और पूर्ण स्वस्थ होने के पश्चात ही यात्रा के लिए रवाना किया जाता है। और मैं मेरठ से आई हूँ। मैं यहाँ पे चार धाम के लिए आई हूँ और सर मुझे सुबह से लूज मोशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी और मैंने यहाँ पर डॉक्टर सर से ट्रीटमेंट लिया और मैं सेटिस्फाई हूँ कि वन टाइम ट्रीटमेंट पर ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिला और मैं टायर्डनेस फील कर रही हूँ। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा अपने पीक पर है। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप पर, जहां गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने के लिए जो तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, वहां यहाँ पर आकर के वो मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर परीक्षण हो रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। यहाँ पर पूरा कैंप लगाया गया है और हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं, जो डॉक्टर्स का पैनल है, जो यहाँ पर तीर्थ श्रद्धालु यहाँ आते हैं, वो यहाँ पर आकर के पहले अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। उसके बाद यदि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतें होती है तो उन्हें यहाँ से ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जो यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, किस तरह से आते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट रखते हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें जनरली बीपी के, शुगर के पेशेंट होते हैं, तो उनका यहाँ पे बाहरी स्क्रीनिंग हो रही है। बीपी, शुगर उनका चेक किया जा रहा है। कुछ लोग तो दवाई पहले से ले रहे होते हैं, तो वो अपनी दवाइयाँ आके हमें दिखाते हैं। हमें सही लगता है तो हम उन्हें बोलते हैं कि हाँ, ये दवाइयाँ ठीक हैं, आप इसको लीजिए, आपका ठीक है इससे। उसके अलावा हम उनको सलाह देते हैं। जैसे कुछ लोग एस्थमा के भी पेशेंट आते हैं, तो उन्हें हम अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब उनको बताते हैं कि ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उनको आगे दिक्कत हो सकती है, और अगर उनके पास अपने इन्हेलर वगैरह उनकी जो मेडिसिन हैं तो हम उनको कहते हैं कि अपने साथ ही रखिए, क्योंकि ऊपर जाके उनको परेशानी हो सकती है। किस तरह के अभी पेशेंट यहाँ पर आते हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उनमें किस तरह की बीमारियाँ? देखिए, जनरली तो वही पेशेंट ही आ रहे हैं जैसे जिनको पहले से ही है बीपी, शुगर। इसके अलावा जैसे लोग लंबी यात्रा करके आ रहे हैं तो उनके पैरों में जैसे सूजन और पैरों में दर्द, या जो वापस से आ रहे हैं यात्रा करके जो वापस आ रहे हैं उनको वही थकान और ऊपर ठंड। कौन कौन सी मेडिसिन रखी है आपने? यहाँ पे हमने सभी, जैसे कि पेन किलर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, हर तरीके के, बीपी की भी मेडिसिन हैं, शुगर की मेडिसिन हैं। जनरली हमारे यहाँ जो भी मेडिसिन हैं, जो भी जरूरी मेडिसिन है, सब कुछ है। इवन इनहेलर तक यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, स्वास्थ्य कैंप में, जहाँ पर जो तीर्थयात्री यहाँ चारधाम यात्रा करने के लिए उत्तराखंड के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। यहाँ पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है, मेडिकल चेकअप हो रहा है,
तमाम जो चेकअप हैं, जैसे बीपी है, शुगर है या फिर सांस फूलने जैसी बीमारी है, उनका यहाँ पर परीक्षण होता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं उन्हें यात्रा के लिए रवाना कर दिया जाता है, अन्यथा उन्हें कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसके बाद यहाँ से यात्रा पर प्रस्थान कराते हैं। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप से बसंत कश्यप, के न्यूज़ इंडिया। अब बात अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड की केदार घाटी में स्थित आपको बता दें त्रियुगनी नारायण मंदिर अब आस्था के केंद्र के साथ साथ देश भर के 9 युगलों का लोकप्रिय आध्यात्मिक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गया है। इस विषय की सराहना करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की अपील की थी। इससे यहां आय और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण त्रियुगी नारायण में देखने को मिल रहा है, जहां अब तक 100 से अधिक शादियां संपन्न हो चुकी हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ चुके हैं, सामने आ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ रोजगार के अपार अवसरों की भूमि और सरकार इसे खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आस्था और लगाव उत्तराखंड में यदा कदा देखने को मिलता है, वह यह अपने आप में साबित करता है कि इससे उत्तराखंड की धरती पर, हमारी देवभूमि पर कई प्रकार के रोजगार के भी अवसर खुलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उत्तराखंड देवभूमि में वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए एक बात रखी थी, एक लोगों से अपील करी थी कि उत्तराखंड की यहाँ पर नैसर्गिक सुंदरता में अगर आप वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में इसको देखते हैं, यहाँ पर शादियाँ करते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आय के साधन, रोजगार के साधन में बढ़ोतरी मिलेगी। अब बात अगली खबर की करेंगे। खबर रामनगर से, जहां नशा मुक्ति जन जागरण संयुक्त अभियान समिति उत्तराखंड और राष्ट्रीय शराबबंदी संयुक्त मोर्चा नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 24 और 25 मई को देहरादून में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर से सामाजिक संगठनों, आंदोलनकारियों और नशा मुक्ति अभियानों से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेंगे। रामनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य नशे के खिलाफ चल रहे अभियानों के अनुभव साझा करना और भविष्य की रणनीति तैयार करना है। उन्होंने कहा कि नशा अब व्यक्तिगत समस्या नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकट बन गया है। देसी और विदेशी शराब, प्रतिबंधित नशे जैसे चरस, गांजा, स्मैक, हेरोइन आदि गांव और गली गली तक पहुंच चुके हैं। इसका सबसे अधिक असर बच्चों और युवाओं पर पड़ रहा है। प्रभात ध्यानी ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े तस्कर और माफिया सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों में प्रभाव बना रहे हैं। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक, छात्र, महिला, किसान और मजदूर संगठनों से अपील की है कि वह नशे के खिलाफ इस अभियान में एकजुट होकर और राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाए। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।